अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्लास फर्स्ट है बायोलॉजी से हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम करेंगे प्रोटीन्स। पहले देख लो कि इस टॉपिक से एग्जाम में कैसा आएगा क्वेश्चन। इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा रीजनिंग भी इससे आ सकते हैं, जो कि हम साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन क्या है? एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होगा। इसके अलावा प्रोटीन एक पॉलीमर है, मतलब एक लार्ज स्ट्रक्चर है। इसका मोनोमर क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स, बहुत से अमाइनो एसिड से मिलकर एक लार्ज प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अच्छा, एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? कार्बन होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन और सम टाइम सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन इसमें मौजूद है, इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रोजन के प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। इसके अलावा ड्राई वेट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ड्राई वेट का 50% किस पे कंसिस्ट होता है? प्रोटीन पे। ड्राई वेट में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है? प्रोटीन की। अब आ जाओ वो डेफिनेशन जो बुक में मौजूद है, पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का। मतलब कि अगर एक प्रोटीन है, ठीक है, तो उसमें जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी वो स्पेसिफिक होगी। ठीक है, ख़ास सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड्स की, तभी वो एक ख़ास प्रोटीन बनेगा, अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर। इसके अलावा जो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उनकी अरेंजमेंट भी ख़ास होगी। अभी जब हम प्रोटीन की टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर तुम लोगों को और समझ में आएगा कि अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर, मतलब कुछ प्रोटीन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस तरह से हेलिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखते हैं। तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस तो सारे प्रोटीन्स में होगी, लेकिन उसके साथ ही उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी स्पेसिफिक होती है, एक ख़ास होती है। जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो कहाँ मौजूद होता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 4 चेन्स होती हैं, और जो चेन्स है वो इस तरह से 3 डायमेंशनल फॉर्म में होती है। तो इस तरह से पूरा एचबी का स्ट्रक्चर बनता है। तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ज़रूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी अरेंजमेंट भी ख़ास होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो स्पेसिफिक फंक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि हीमोग्लोबिन है, इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो अब ये कर सकता है। तो दोबारा देख लो, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। पॉलीमर है प्रोटीन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का, जो कि अरेंज होंगे एक ख़ास मैनर में और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करे। वो क्या होगा? प्रोटीन। अच्छा, अब प्रोटीन बनता कैसे? प्रोटीन सिंथेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th मैट्रिक में। डीएनए पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेसिस की। डीएनए से बनता है फिर आरएनए, फिर ये आरएनए राइबोसोम पर जाता है और वहाँ पर अमाइनो एसिड की चेन बनती है। फिर अमाइनो एसिड की इस चेन की स्पेसिफिक फोल्डिंग होती है और फिर ये एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन बन रहा है वो क्या है? एक नॉर्मल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन है, ये बॉडी में फंक्शन करेगा। अब एबनॉर्मल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल यहाँ इस पूरे पाथवे में कहीं पर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस है डीएनए पे वो चेंज हो गई, तो एमआरएनए चेंज बना। फिर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो भी चेंज होगी। इस तरह से प्रोटीन जो बनेगा वो भी एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगा और ये एबनॉर्मल प्रोटीन होगा और ये बॉडी में फिर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और इस तरह से फिर क्या होगा? डिजीज़। अच्छा, अब प्रोटीन के जो फंक्शन है बॉडी में वो भी डिफरेंट है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनका काम है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हेयर्स, नेल्स, ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिनका काम है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो फंक्शन करते हैं बॉडी में, जैसे कि हार्मोन्स हैं। हार्मोन का डिफरेंट फंक्शन होता है। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। ठीक है, इसका काम है बॉडी में ग्लूकोज को कम करना। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस तरह से कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन पे हमने बात की। इसके अलावा एंजाइम्स, ये सारे क्या हैं? प्रोटीन्स। तो इस तरह से बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस है प्रोटीन के। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्स में क्या आ जाएगा? मीट सोर्सेज, फिश,
एग, पल्सेस। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन के बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अमाइनो एसिड्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या हैं? मोनोमर्स हैं प्रोटीन के। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स हैं जिससे मिलकर प्रोटीन बनेगा। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बाय फंक्शनल है। बाय फंक्शनल का मतलब कि उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा NH2, अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए से हम क्या कह रहे हैं? बाय फंक्शनल। ठीक है, बाय फंक्शनल कंपाउंड है। और यहाँ पर एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच है, एक साइड पर R ग्रुप। R को हम कहते हैं रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होगा। ठीक है, बाकी जो तीनों ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे अमाइनो एसिड्स में, लेकिन जो ये R है, R का मकसद क्या है कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड्स में यहाँ पर R की जगह पर हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये जो अमाइनो एसिड बन गया ये कौन सा होगा? ग्लाइसिन। देखिए, इस तरह से रेडिकल ग्रुप चेंज होता जाएगा और एक नया अमाइनो एसिड बनेगा। अगर इस H की जगह पर CH3 है तो ये कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा? एलेनिन। अगर इस रेडिकल ग्रुप की जगह पर R की जगह पर CH2OH है तो अब ये कौन सा अमाइनो एसिड बन गया है? सीरीन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड में तीनों ग्रुप्स सेम होंगे, लेकिन रेडिकल ग्रुप हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर COOH ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप होगा? एसिडिक या फिर बेसिक? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक है, और जो अमाइन ग्रुप है ये कौन सा होगा? बेसिक ग्रुप। ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अभी हम बफर में इसको डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद है एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिकल कार्बन का वर्ड बुक में यूज़ हुआ हुआ है। एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है? ये ऐसा कार्बन है जिसमें चारों साइड्स पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो कार्बन 4 ग्रुप से अटैच हो सकता है। तो जब 4 ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल कार्बन। जैसे कि अमाइनो एसिड में देखो, एक तरफ अमाइन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ रेडिकल ग्रुप है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जो कार्बन है इसे हम क्या कह रहे हैं? एसिमेट्रिकल कार्बन। और जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो इसीलिए ये कार्बन क्या होगा? अल्फ़ा कार्बन भी होगा। अच्छा, अब जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अमाइनो एसिड्स को हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन क्या है? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये किस बेस पर है कि हमारी बॉडी किन अमाइनो एसिड को बना सकती है और किन अमाइनो एसिड्स को नहीं बना सकती। ठीक है, तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। कितने अमाइनो एसिड्स हैं टोटल? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उसे हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब बॉडी नहीं बना सकती लेकिन बॉडी को इसकी ज़रूरत है, तो हमने कहाँ से लेना होगा इसको? डाइट में। इसको हमें अपनी डाइट में शामिल रखना है। अब जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है दूसरे कंपाउंड से, तो ये नॉन एसेंशियल्स हैं। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, एसेंशियल कितने हैं? 10, नॉन एसेंशियल भी कितने हैं? 10। ये एक तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है अभी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर। अच्छा, प्रोटीन की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रोटीन एक्ट करता है एज बफर। बफर का मतलब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बफर ऐसा कंपाउंड है जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है। हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रखने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोटीन एक्ट करता है एज बफर। तो ये पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, तो हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड कैसे बफर के तौर पर एक्ट करते हैं? तो देखो, अमाइनो एसिड्स के पास एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। ठीक है, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जब पीएच इंक्रीज होगा, मतलब बेसिक एनवायरनमेंट हो रहा है, तो अमाइनो एसिड क्या करेगा? अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का H डोनेट कर देगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा फिर? COO, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पीएच जब बेसिक हुआ, अमाइनो एसिड ने अपना H डोनेट कर दिया, तो इसने बिहेव किया एज एन एसिड। अब जब पीएच डिक्रीज होगा, मतलब एसिडिक हो रहा है पीएच, H आइन ज़्यादा हो गए, अब अमाइनो एसिड क्या करेगा? उन H आइंस को अपने पास
एक्सेप्ट कर लेगा। इसका जो अमाइन ग्रुप है ये उस H को अपने साथ अटैच कर लेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से अमाइनो एसिड एक्ट करता है एज बफर कि जब pH इंक्रीज़ होगा, बेसिक हो रहा होगा, तो अमाइनो एसिड अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का H डोनेट कर देगा। फिर जब pH ड्रॉप हो रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो रहा है, अमाइनो एसिड क्या करेगा, उस एसिडिक एनवायरनमेंट से H आयंस को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से NH3 यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड पर। ठीक है, हमें ये बात पता है कि जो प्रोटीन है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड्स एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक प्रोटीन। अब जो ये अमाइनो एसिड्स एक साथ कंबाइन है तो वो किसी बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होंगे। ठीक है, तो वो बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ मौजूद होगा, दो अमाइनो एसिड्स के बिटवीन। ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे वो जिस फोर्स के साथ, वो जिस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होने, वो बॉन्ड कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब प्रोटीन बनाने में पेप्टाइड बॉन्ड का रोल है। पेप्टाइड बॉन्ड ने क्या किया है, अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके रखा हुआ है। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। इससे हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है, फॉर्मेशन पर हम बात कर रहे हैं। देखो ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल बात करें, हमने यहाँ पे R ग्रुप अटैच किया। अगर यहाँ पे H अटैच कर दोगे तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 आ जाएगा तो ये एलेनिन बन जाएगा। यहाँ पर भी हमने जनरल रखा है R। अब होगा क्या, एक तरफ से OH आइन रिमूव होगा, एक तरफ से H। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड से OH आइन रिमूव होगा और अमाइन ग्रुप की तरफ से H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। और यहाँ पर वैलेंसी एम्प्टी हो गई कार्बन की, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये बॉन्ड कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो समझ में आया कि अमाइनो एसिड्स कैसे अटैच हो रहे हैं, कैसे लिंक हो रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है। एक अमाइनो एसिड से OH ग्रुप रिमूव हो रहा है, उसके साथ वाले अमाइनो एसिड से H रिमूव हो रहा है, दोनों मिलकर वाटर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी एम्प्टी हो रही है और दोनों आपस में फिर बॉन्ड फॉर्म कर ले रहे हैं। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो पेप्टाइड बना है इसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं, तो इससे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। डाई मीन्स टू, पेप्टाइड का वर्ड किसके लिए आ रहा है, प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो दो अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा उसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। जैसे कि यहाँ पर जो पेप्टाइड बना है ये डाईपेप्टाइड है, इसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह से फिर ट्राईपेप्टाइड होता है, टेट्रापेप्टाइड्स। ठीक है, जितने अमाइनो एसिड होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम देंगे। अच्छा, अब जो अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच हुए हैं इनके जो दूसरे एंड्स हैं, यहाँ पर देखो इस अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, ये अब दोबारा भी अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकता है। कैसे अटैच होगा, ये अपना H लॉस कर देगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो ये वाला अमाइनो एसिड है यहाँ पर COOH ग्रुप अभी भी मौजूद है, तो ये क्या कर सकता है, अगेन दूसरा अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकता है अपना OH रिमूव करके। अच्छा, अब हम इन अमाइनो एसिड को अटैच करते हैं। देखो यहाँ पे NH2 है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये क्या करेगा, अपना NH2 से एक H ये रिमूव कर देगा। ठीक है, एक H को मुँह पर बना देते हैं, एक H यहाँ से रिमूव हो गया। और COOH क्या करेगा, अपना OH रिमूव करेगा यहाँ से, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। और जब नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी एम्प्टी होगी तो यहाँ पर फिर बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, H और OH ने वाटर फॉर्म कर लिया और यहाँ पर जब वैलेंसी एम्प्टी हुई तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ। इसी तरह से अब इस अमाइनो एसिड का COOH यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, बट इसके पास अभी भी NH2 बाकी है। तो ये NH2 क्या कर सकता है, दूसरे अमाइनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ कंबाइन हो सकता है। ये अपना H अगेन रिमूव करेगा और ये अपना OH यहाँ से लॉस करेगा, यहाँ पर दोबारा से वाटर फॉर्म होगा और फिर नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी एम्प्टी होगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ ऊपर अटैच है इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ, तो एम्प्टी होगी कार्बन की वैलेंसी, तो फिर ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। देखो इस तरह से 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। अब अगेन यहाँ पे COOH दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक हो सकता है, यहाँ पर NH2 दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल अमाइनो एसिड्स अटैच हो सकते हैं और एक लार्ज चेन बना सकते हैं अमाइनो एसिड की, जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स इस तरह से अटैच होंगे।
इससे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मैनी, बहुत से, जिसमें बहुत से अमीनो एसिड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और इस तरह से हर बार यहाँ से वाटर रिमूव होता जाएगा, ठीक है। जितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे उतना वाटर रिमूव होगा। अच्छा, अब ये पॉलीपेप्टाइड बन गया, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मेशन पे बात कर ली अभी तक हमने जितनी भी बात की वो किससे रिलेटेड थी, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक भी तो होता है, जैसे कि ड्यूरिंग डाइजेशन होता है। हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाकर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक होगी तो ये लार्ज चेन, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पहले स्मॉल चेन्स में कन्वर्ट होगा। मोर देन 10 अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। कितने अमीनो एसिड्स होंगे, मोर देन 10। तो इसे हम कहेंगे पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या है, वो पेप्टाइड चेन जिसमें 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हों, तो ये क्या है, पेप्टोन्स। अब इस पेप्टोन की फर्दर डाइजेशन होगी और ये पेप्टोन्स फिर और स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होंगे, जिसमें 2 पेप्टाइड्स हैं, 2 अमीनो एसिड्स हैं, 3 अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह और स्मॉल पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स, और फिर फाइनली ये डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में। तो इस तरह से ब्रेक डाउन होगी एक लार्ज, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की, ठीक है। डायरेक्ट वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले थोड़े लार्ज पेप्टाइड बनेंगे जिसे हम कहेंगे पेप्टोन्स, दैन वो पेप्टोन्स पेप्टाइड्स बनाएंगे, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, फिर वो पेप्टाइड्स आगे लास्ट में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, अब हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे बिल्कुल स्टार्ट में, एक था कंडेंसेशन, एक था हाइड्रोलिसिस। अब जब प्रोटीन बनेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो फॉर्मेशन में कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कंडेंसेशन में क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स मिलके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं और साथ ही वाटर भी रिमूव होता है। अब जहाँ पर वाटर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर वाटर यूज़ होंगे, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, हाइड्रोलिसिस। और इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होंगे, वो कौन सा होगा, हाइड्रोलिसिस। तो प्रोटीन बनने में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कंडेंसेशन होगा और प्रोटीन की ब्रेक डाउन में हाइड्रोलिसिस होगी। तो आज की वीडियो में हमने प्रोटीन पे बात कर ली, हमने अमीनो एसिड पे बात कर ली, हमने पेप्टाइड बॉन्ड पे बात कर ली, हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको हम 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे। बुक में एक क्लासिफिकेशन गिवन है, लेकिन मैं एक और करवाऊंगी क्योंकि बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनको समझने के लिए हमें वो क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम 2 तरह से प्रोटीन को क्लासीफाई करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।